असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांघा है मैंने समुद्र को, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, सूफ़ी की कलम से व्लॉग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में और अपने पहले ही चुनाव में राजस्थान की राजनीति में अपनी अमिट स्याही छोड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेतन जी पटेल कोलाना वालों की, जिन्होंने अपने नाम की वजह से अपने गांव का नाम भी काफ़ी रोशन किया है। जिस गांव में ग्राम पंचायत भी नहीं है, लेकिन इनके नाम की वजह से आज चेतन जी पटेल कोलाना के नाम से जमाना भर उन्हें जानता है। इनका राजनीति में क्रेज़ जो है वो न सिर्फ कोटा ज़िले में है बल्कि 12 ज़िले में भी इनका काफ़ी क्रेज़ है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि युवाओं में, बच्चों में और सब लोगों में, क्षेत्र वालों में आपका इतना ज़बरदस्त क्रेज कैसे है? जी शुक्रिया। अब ये तो बच्चे जाने या फिर युवा जाने कि कैसे उनका क्रेज़ है। मैं हमेशा अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मेरा कोई ऐसा जीवन का कुछ फिक्स नहीं रहता है कि अपन को आगे जाके क्या करना है, या फिर अभी जैसे मैं राजनीति में आया तो मेरा कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं कुछ चुनाव लड़ूंगा ही सही। मैं एक साफ छवि के साथ, अपनी एक अच्छी मंशा के साथ अपना कर्म पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ और एक कर्मा पे बहुत विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको रिवार्ड में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। तो मेरा हमेशा से मानना यह है कि मैं कभी भी फल की कामना नहीं करता, मैं तो अपना कर्म किए जाता हूँ। मैं ऊपर वाले पे जो है फल उसके ऊपर छोड़ता हूँ, और यही जो है कि इसी वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो है जो भी मैं करता हूँ वो शायद युवाओं को उससे प्रेरणा मिलती है। इस वजह से जो है मुझे ऐसा लगता है। जी, जैसा कि सबको मालूम है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छा है, आर्थिक पृष्ठभूमि भी जो है वो बहुत अच्छी है। तो आपने राजनीति का क्षेत्र ही क्यों चुना, या किसी और क्षेत्र में जाना चाहते थे, फिर लास्ट में चलो लगा कि राजनीति अच्छी चीज़ है तो इसमें भाग्य आजमाते हैं? तो थोड़ा राजनीति में आने पर थोड़ा बताइए। राजनीति तो देखो, वैसे बहुत सारी चीज़ जो होती है इनबॉर्न होती है। मेरे दादाजी पूर्व में 2 बार प्रधान, 1 बार उप जिला प्रमुख, 4 बार सरपंच रह चुके, तो नो डाउट पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इन ब्लड तो है ही सही। पर ऐसा कुछ राजनीति में आने का नहीं सोचा था मैं, क्योंकि खुद की घर की जिम्मेदारी अलग है। मैं अकेला सिबलिंग हूँ। मेरे दादाजी और पिताजी का देहांत हो गया था 2002 में, तब मैं 10 साल का था। फिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, मास्टर्स कंप्लीट किया, अभी मैंने अपना एमटेक कंप्लीट किया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। 2015 में मैं वापस आया तो मैं अपने काम वाम भी देख रहा था, और थोड़ा बहुत क्योंकि रहना इसी क्षेत्र में है, घूम फिर के सारी रिश्तेदारियाँ यहीं हैं, तो यहीं उठता बैठता धीरे धीरे दादाजी के जो पुराने दोस्त थे उनसे मिलने लगा। फिर धीरे धीरे मैं रिश्तेदारों में उठने बैठने लगा, प्रोग्राम्स में आने जाने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने पाया कि जैसे दादाजी की सभी जगह बहुत अच्छी लाइजनिंग थी, उनका उठना बैठना सभी जगह बहुत अच्छा था। तो धीरे धीरे मेरे संपर्क सूत्र बढ़ते गए। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे जो है खून में ही है एक समाज सेवा का जुनून जो है, तो समाज सेवा करने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पर मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मेरे को राजनीति में आना ही है। फिर इसी दौरान प्रधान की सीट हमारी एसटी आई, तो मेरे को लगा कि अपन और कुछ अच्छा कर सकते हैं राजनीति में आके, और अच्छे से लोगों को अपनी सेवा दे सकते हैं। तो मैं फिर उसमें मेरी इच्छा थी, एसटी की सीट थी कि मैं उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट करूं। फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरे को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। उसके लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने कभी अपने सपने में नहीं सोचा था कि मेरे दादाजी कांग्रेस पार्टी से 4 बार तो जो है सरपंच तो खैर पार्टी के नहीं होते, पर 2 बार प्रधान, 1 बार उप जिला प्रमुख पार्टी से रह चुके। तो मेरे को इतना छोटा चुनाव ही है एक तरीके से जो है पंचायत समिति का, तो मेरे को निर्दलीय लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे परिस्थितियाँ मुझे राजनीति में लेके आई, मेरे को लड़ना पड़ा, मेरे खुद के ऊपर बात आ गई तो मुझे राजनीति में कूदना पड़ा। तब थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं घबराया हुआ था, क्योंकि पहला इलेक्शन, और पीछे फैमिली बैकग्राउंड में कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है, खुद के दम पे जो भी करना वो। पर सब लोग साथ लगे, जनता ने थोड़ा मुझे आशीर्वाद दिया, और धीरे धीरे बढ़ते गए, सीखते गए, चुनौतियों को स्वीकार करना सीखा। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका बैकग्राउंड जो है कांग्रेस से जुड़ा रहा है, तो मतलब इतना अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद और राजनीति में इतने लंबे समय तक एक पार्टी की सेवा करने के बाद कांग्रेस पार्टी से पंचायत समिति का टिकट नहीं दिया जाना भी एक
बड़ी बात है। तो मतलब क्यों, किस आधार पर मतलब आपको इतना अच्छा चेहरा होने के बावजूद, युवा होने के बावजूद, और आप निर्दलीय होने के बाद आपने जीत करके बता भी दिया कि आप में काबिलियत है, तो फिर क्यों पार्टी ने आपको नहीं चुना? देखो, उस बात पे तो मैं नहीं जाऊंगा कि क्यों पार्टी ने मुझे नहीं चुना, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और अनटिल अनलेस जब तक आपके पास कुछ फैक्ट नहीं हो, आप उस बात पे बात नहीं रखना चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि मेरा ही टिकट कटा। हमारे कोटा देहात अध्यक्ष पहले सरोज मीणा जी रह चुकी, वो तो देहात अध्यक्ष थी, उनका टिकट कट गया। दुर्गा शंकर जी थे, पहले चेयरमैन में रह चुके, उनका टिकट कट गया। एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके टिकट कट गए, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरी पार्टी से जंप करके इस पार्टी में आए, उनको भी टिकट मिल गया। कोई मतलब जिनका राजनीति में कोई उठना बैठना नहीं है, लोगों में किसी का क्या धंधा है, किसी का क्या, तो उनको टिकट मिल गया। तो मैं उस बात पे तो नहीं जाऊँगा कि किस आधार पे टिकट वितरण हुए। पर हाँ, मैंने एक चीज़ को देखा कि अब अपन को फाइनली चुनाव लड़ना है, और मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया और मैं पॉलिटिक्स में आया। जैसा कि आपने बताया कि प्रधान की सीट जो है वो एसटी कैटेगरी से थी, तो मतलब आप निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बावजूद क्षेत्र में एक बहुत ज़बरदस्त चर्चा थी कि प्रधान तो फिर भी चेतन जी पटेल ही बनेंगे। तो ऐसे समय में कांग्रेस ने कुछ ऑफ़र किया या बीजेपी की तरफ से कुछ ऑफ़र आया, या मतलब उस उथल पुथल के बारे में बताइए, क्योंकि चर्चाएं थम गई लेकिन लोगों के मन में सवाल बाकी रह गया कि उनको बनना चाहिए था, वो नहीं बना। तो थोड़ा सा उस बारे में, थोड़ा सा अतीत का मामला है लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शकों को और क्षेत्र की जनता को बताइए कि ऐसा क्या कुछ घटित हुआ जिस वजह से आप उस सीट से चूक गए जिसके आप दावेदार थे। ये अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ऐसा है कि आज की जो राजनीति है वो पुरानी राजनीति से बहुत हटके अलग राजनीति हो गई है। पहली बात तो युवा आना तो चाहता है राजनीति में, पर आ नहीं पाता, और पहले ही आने से तो यूं ही घबराता है, क्योंकि बहुत अजीब सी राजनीति आज की तारीख में हो गई है। सबसे मेरे हिसाब से जो राजनीति होनी चाहिए या पार्टियां जो होती है वो विचारधारा की पार्टियां होती है। कांग्रेस पार्टी की अपनी अलग विचारधारा है, बीजेपी की अपनी एक अलग विचारधारा है, और जो दोनों विचारधारा है वो अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। मैं वो बात नहीं करना चाहता कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, सबका अपना अपना है, जिसको किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। तो आया था मेरे पास भी, बीजेपी से था, क्योंकि स्थिति इस तरीके से बनी हुई थी कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था। 8 कांग्रेस के पास थे, स्पष्ट बहुमत था, स्पष्ट तो नहीं था पर बहुमत था, और 2 निर्दलीय थे और 7 जो है बीजेपी के पास थे। तो बीजेपी को ज़रूरत थी और कैंडिडेट्स, डेलीगेट्स बटोरने की, तो उन्होंने ऑफ़र किया था मेरे को कि आपको प्रधान बनाएंगे। और आप, पर मेरे लिए प्रधान बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अभी ये मेरा पहला ही इलेक्शन था और आगे लंबी लाइफ है, तो मेरे लिए पार्टी ज़्यादा महत्व रखती है, विचारधारा ज़्यादा महत्व रखती है। तो मैं अपनी विचारधारा केवल प्रधान पद के लिए अपनी विचारधारा नहीं बदल सकता था। बहुत लोगों ने बोला कि अब तो सभी कर लेते हैं लोग, बड़े बड़े जो नेता है वो कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तो प्रधान बनो, आगे विधायक भी बनोगे। पर मैंने अपने लिए जो है विचारधारा को पहले रखा। तो इसका मतलब हम ये समझे कि पार्टी ने भले आपको इस चुनाव में टिकट नहीं दिया लेकिन पार्टी को आप नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं आप। तो आगे 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या हम ये समझे कि विधानसभा, पीपलदा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी से हम बात कर रहे हैं? संभावित, हाँ, मैं बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कांग्रेस, मतलब मैं करूँगा अभी, क्योंकि मेरा उठना बैठना है सभी जगह, और मेरा थोड़ा मनोबल भी बढ़ा ये इलेक्शन लड़ने के बाद। एक अच्छी निर्दलीय होने के बाद लोगों ने मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया, उस परिस्थितियों को लोगों ने समझा जिस दौर से मैं गुज़रा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी करूंगा और मांगूंगा, और जैसे मेरे दादाजी की भी बहुत सेवाएं रही है कांग्रेस पार्टी को, तो मैं कांग्रेस पार्टी से इस बार टिकट मांगूंगा। और बिल्कुल मेरे को लगता भी है मुझे मांगना चाहिए, क्योंकि मैं क्षेत्रीय हूँ, मतलब मेरा तो राइट बनता है यहाँ से, अगर मैं टिकट की मांग भी करता हूँ। मैंने बहुत सारा चिंतन मंथन करके देखा कि बिल्कुल अपन इसी क्षेत्रीय हैं और इसी क्षेत्र के हैं, तो लोगों को और अच्छे से सेवा दे सकते हैं अगर पार्टी मौका देती है, और अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं, हाँ, निश्चित रूप से मैं टिकट की मांग करूँ। बहुत अच्छी बात है और चुनाव लड़ना भी चाहिए, लेकिन ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन खुदा न खास्ता अगर एक बार फिर से अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप तब भी चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय या किसी दूसरी पार्टी से? अभी मैंने इस बारे में तो चर्चा नहीं करी है, मेरा मेन फोकस तो पार्टी के ऊपर ही है,
कि मैं कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगूं। और निर्दलीय जैसे मैं पहले लड़ा, पहले तो ऑल ऑफ सडन सब कुछ हुआ। अब इस बार तो मैंने निर्दलीय का तो अभी मेरा पूरा फोकस जो अभी है एट द टाइम वो पूरा जो है पार्टी के सिंबल पे ही है कि सिंबल पे मैं टिकट चुनाव लड़ूं कांग्रेस पार्टी पे। और मुझे पूरी आशा है कि इस बार पार्टी जो है पूरा फील्ड वर्क देखेगी, लोगों से सर्वे करेगी और मेरा जो पुराना पॉलिटिकली बैकग्राउंड है उसको भी देखेगी और जो मेरा चुनाव में जो प्रेजेंटेशन में रहा उसको देखेगी। इस सभी को चिंतन मंथन करते हुए पार्टी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे आशा है कि पार्टी देगी। बात रही निर्दलीय की, तो निर्दलीय ये बड़ा चुनाव है, तो अगर उस समय क्या परिस्थितियाँ बनती है, क्योंकि निर्दलीय तो ऐसा है ना कि आप अकेले के दम पे तो नहीं लड़ सकते। निर्दलीय में सभी लोगों से पूछना पड़ता है, आपको उनसे सलाह लेनी पड़ती है। अगर वो चाहेंगे कि हाँ वो मुझे निर्दलीय के रूप में स्वीकार करने को तैयार है तो उस समय देखेंगे, पर परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो एक अलग चीज़ है, वो बहुत बात की चीज़ है। मेरा अभी उस पर फोकस नहीं है, मेरा पूरा फोकस है। कुछ दिन पहले एक अफवाह उड़ी थी कि चेतन जी पटेल आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अफवाह है या कुछ सच्चाई है? नहीं, अभी ये तो अफवाह ही है, मतलब अफवाह है। मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात आई नहीं, पर मेरा अभी आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई। अच्छा, एक और आखिरी ऐसी मजाक वाला सवाल है, हम बचपन से सुनते आए हैं और मेरे कई दोस्तों ने कहा कि जब चेतन जी का इंटरव्यू करो तो वो बात ज़रूर पूछना कि जब हम छोटे छोटे थे तो एक गांव में एक बात चलती थी कि कोलाना वालों के पास इतना पैसा है कि वो बोरा भर करके हेलीकॉप्टर खरीदने चले गए थे। तो पता नहीं उनको किस इशू की वजह से नहीं दिया था, तो उस घटना के बारे में थोड़ा बताइए। कई लोगों में मतलब कश्मकश है, हमने भी बचपन में, मैं खुद अपने बचपन की बता रहा हूँ, हमने भी ऐसी बातें सुनी थी, तो इस बारे में कुछ जानते हो तो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, तो बहुत पुरानी बात होगी, शायद होगी तो मेरे दादाजी के टाइम पे, तब तो मेरा जन्म भी नहीं होगा। पर हाँ, ऐसा मैं भी सुन लेते हैं, जैसे बहुत सारी बातें चलती है तो कि नेहरू जी के टाइम की बात है शायद, कि वो शायद हेलीकॉप्टर लेने चले गए थे और दवाएं करना चाहते थे वो खेतों में हेलीकॉप्टर से। अब कितनी सत्यता है, कितना वो है, वो कोई प्रमाणित नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का ही जन्म नहीं था उस टाइम। तो आपके पापा वगैरह ने बताया हो? नहीं, मेरे फादर ही जब एक्सपायर हुए थे तब मैं 10 साल का था, तो बताया भी होगा तो कुछ ऐसा, मतलब वो प्रमाणित मेरे पास वो है नहीं। पर हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, इसके अलावा और भी बहुत सारे किस्से हैं जो हम लोगों से ही सुनते हैं कैसे क्या होता है, पर प्रमाणित मेरे सामने ऐसा कुछ वो है नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो पिपलदा विधानसभा की जो जनता है और आपके जो चाहने वाले हैं सभी विधानसभा सभी जिलों के लोग, तो उन सब के नाम आप आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे पिपलदा में जो मेरे चाहने वाले हैं, हाँ बिल्कुल, मतलब मैं तो हमेशा से, देखिए विशेष रूप से मैं युवाओं को ज़्यादा मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि युवा हमेशा एक फैसले का इंतजार है उनको कि वो चेतन जी क्या फैसला लेते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए, वो तो बात की बात है, पर आपने जैसे कहा कि आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो मैं वो एक मैसेज ये देना चाहता हूँ। मेरा हमेशा से युवाओं को ये मैसेज रहता है, क्योंकि वो एक लर्निंग स्टेज में रहते हैं। आज मैं खुद भी एक लर्निंग स्टेज में हूँ और कई बार स्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि हम चुनौतियों से घबरा जाते हैं कि कैसे क्या होगा, और पीछे हटने की नौबत में स्थिति आ जाती है, क्योंकि अभी लर्निंग स्टेज में होते हैं। तो मेरे जैसे कितने ही युवा है, मैं यही कहूँगा कि कभी भी चुनौतियों से नहीं घबराना चाहिए। चुनौतियाँ हमेशा एक अच्छा अवसर लेके आती है, और ले भगवान का नाम, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, आपको संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए, ईमानदारी रखो। और अपने कर्मों पे सबसे बड़ा ये है कि आप अपने कर्म में, आप अपने आप में गलत नहीं होने चाहिए, आप अपने आप में सही होने चाहिए। कई बार होता है सत्य को सामने आने में बहुत समय लग जाता है, तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, तो उस चीज़ से आपको कभी भी नहीं घबराना चाहिए। आप अपने संघर्ष, अपनी ईमान के ऊपर अटल रहना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे चेतन जी पटेल, और हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं प्रोग्राम कैसा लगा और आगे किसका इंटरव्यू आप देखना चाहते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।